एक देश जिसे दुनिया टेरर स्पॉन्सर, विलन और डेंजरस नेशन बोलती है, हो सकता है वो खुद हिस्ट्री का सबसे बड़ा विक्टिम हो। मैं बात कर रहा हूँ ईरान की। Iran's leadership has gathered thousands of people here to Tehran after Friday prayers to voice their anger about the US and Israel's bombing campaign across the country. एक ऐसा देश जिसके पास दुनिया का सबसे प्रीसियस रिसोर्स है, ऑयल, तेल, लेकिन फिर भी उसकी हिस्ट्री में सिर्फ बिट्रायल, रिवोल्यूशन और पावर स्ट्रगल से क्यों मिले। आज हम ईरान की स्टोरी सुनेंगे और एंड तक पहुंचते पहुंचते शायद आपका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए। हर कहानी का एक विलन होता है, लेकिन ईरान की कहानी में प्रॉब्लम यह है कि हर एरा में विलन बदल जाता है और इसके पीछे का मास्टरमाइंड सिर्फ एक होता है, ब्रिटेन। और इसीलिए आज की वीडियो में हम ईरान की हिस्ट्री को 4 एराज में समझेंगे और हर एरा के बाद एक नया क्वेश्चन खड़ा होगा। सबसे पहला एरा है जब ईरान का तेल ईरान का नहीं था। साल था 1901। ईरान एक वीक मोनार्की था और इसी वक्त एक ब्रिटिश बिजनेसमैन विलियम नोक्स डीआरकी ईरान के शाह के पास एक प्रपोजल लेकर के आए। एक कॉन्ट्रैक्ट, नाम था डार्सी कंसेशन। इस कॉन्ट्रैक्ट में ईरान की डेस्टिनी चेंज कर दी, क्योंकि इस डील के बाद ईरान का तेल प्रैक्टिकली ब्रिटेन के कंट्रोल में चला गया। सोच के देखो, आपके घर के नीचे सोना मिल जाए, लेकिन उस सोने को निकालने का राइट अमेरिका के पास हो और आपको बस थोड़ा सा पैसा मिल रहा हो। एग्जैक्टली यही ईरान के साथ हुआ। 1908 में ईरान में एक मैसिव ऑयल फील्ड मिला और इसके बाद ब्रिटेन ने ईरान को बना दिया अपना पर्सनल पेट्रोल पंप। कंपनी का नाम था एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी। प्रॉफिट अमेरिका का, रिसोर्सेज ईरान की, डेवलपमेंट अमेरिका का, गरीबी ईरान की। 1931 में कंपनी का प्रॉफिट था 3,66,000 पाउंड्स, लेकिन टैक्स दिया गया 1 मिलियन पाउंड और वो टैक्स भी ब्रिटेन को दिया गया, ईरान को नहीं। ये सिर्फ एक एक्सप्लॉयटेशन नहीं था, ये एक इकोनॉमिक स्लेवरी गुलामी थी और इसी एक्सप्लॉयटेशन ने ईरान के लोगों के अंदर रिवोल्यूशन का बीज बो दिया। अब आगे बढ़ते हैं एरा 2 की। एक आदमी जिसे ईरान का हीरो माना जाता है। 1951 में ईरान को मिला एक ऐसा लीडर, नाम था मोहम्मद मोशदे। वो पावर में आया और उन्होंने एक सिंपल सवाल पूछा, अगर ईरान के पास तेल है तो ईरान इतना गरीब क्यों है। उन्होंने कहा ईरान का तेल ईरान के लोगों का है और फिर उन्होंने एक हिस्टोरिक डिसीजन लिया, ईरान का तेल को नेशनलाइज कर दिया, यानी कंट्रोल वापस ईरान के पास आ गया। ईरान के लोगों के लिए ये एक फ्रीडम मूवमेंट था, लेकिन ब्रिटेन के लिए एक बहुत बुरा नाइटमेयर था। 1953 में गेम बदल गया। ब्रिटेन ने अमेरिका से हेल्प मांगी और फिर हुआ एक सीक्रेट ऑपरेशन एजेक्स। ईयर 1953 में CIA ने ईरान में कोप कर दिया। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर मोहम्मद मोशदे को पावर से हटा दिया गया, जेल भेज दिया गया और वापस पावर दी गई शाह ऑफ ईरान, जो कि अमेरिका का कठपुतली था, पपेट था। ईरान की डेमोक्रेसी सिर्फ कुछ सालों में खत्म हो गई। अब आगे बढ़ते हैं एरा 3, शाह का मॉडर्न ईरान। शाह वेस्टर्न आइडियोलॉजी का सपोर्टर था, क्योंकि उसने प्राइमरीली स्विट्जरलैंड में पढ़ाई की थी। उसने ईरान को मॉडर्न बनाने का मिशन शुरू किया। ईरान में वेस्टर्न कल्चर आने लगा, वोमेन को सो कॉल्ड फ्रीडम मिली। वोमेन ड्राइव कर सकती थी, सिगरेट पी सकती थी, यूनिवर्सिटीज़ में नाच गाना कर सकती थी, बिकनीज पहनकर बीचेस पर जा सकती थी। मतलब वेस्टर्न के लिए तो फ्रीडम का मतलब सिर्फ छोटे कपड़े ही पहनवाना है। वेस्टर्न के लिए तो वोमेन एम्पावरमेंट यही है। उस टाइम ईरान मिडिल ईस्ट का मोस्ट प्रोग्रेसिव कंट्री बन रहा था। लोग कहते थे उस जमाने में ईरान वाज द यूरोप ऑफ द मिडिल ईस्ट। लेकिन कहानी यहाँ ट्विस्ट लेती है। शाह ने मॉडर्नाइजेशन को बहुत फास्ट पुश किया। सोसाइटी मेंटली रेडी नहीं थी। सऊदी अरब के किंग फैसल ने शाह को वार्न भी किया था, तुम फ्रांस में नहीं हो, तुम ईरान में हो और ईरान की पॉपुलेशन 90% मुस्लिम है। लेकिन शाह ने ये वार्निंग इग्नोर कर दी। फिर उजागर हुआ डर का सिस्टम। शाह ने एक सीक्रेट पुलिस बनाई, नाम था सवाक। उसका काम था डिसेंट को क्रश करना, ऑपोजिशन को टॉर्चर करना, क्रिटिक्स को साइलेंट करना और धीरे धीरे लोग शाह को डिक्टेटर समझने लगे। एंगर बिल्ड हो रहा था, गुस्सा उमड़ रहा था और फिर हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, द इस्लामिक रिवॉल्यूशन 1979। एक नाम हर जगह सुनाई दे रही थी, आयतुल्लाह खुमैनी। वो एग्जाइल में था, जेल में 14 साल तक ईरान से बाहर रहे, लेकिन ईरान के लोग उन्हें अपने लीडर मानते थे। उनका मैसेज सिंपल था, ईरान को अपनी आइडेंटिटी वापस चाहिए। ईरान को वेस्ट का पपेट कठपुतली नहीं बनना। 1978 में प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, स्ट्रीट्स भर गई, शाह की गवर्नमेंट कोलैप्स होने लगी। फिर जनवरी 1979 में शाह ईरान छोड़कर चला गया और 11 फरवरी 1979 को ईरान में रिवॉल्यूशन सक्सेसफुल हो गया। फिर एक रेफरेंडम हुआ। क्वेश्चन था ईरान का सिस्टम क्या होगा। रिजल्ट शॉकिंग था। 98.2% लोगों ने वोट दिया इस्लामिक रिपब्लिक और 1 अप्रैल 1970 को ईरान ऑफिशियली बन गया द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। आगे बढ़ते हैं नया ईरान की तरफ। ईरान अब एक थियोक्रेटिक स्टेट बन चुका था। रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों साथ साथ चल रहे थे
और सुप्रीम लीडर के पास सबसे ज़्यादा पावर थी। 1989 में खोमेनी की डेथ के बाद पावर आई अली खोमेनी के पास, और तब से ईरान एक कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में है, वेस्ट के साथ, अमेरिका के साथ और कभी कभी अपने लोगों के साथ। तो अब फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ईरान की कहानी में विलन कौन है? ब्रिटेन जिसने 1901 में ऑयल कंट्रोल किया, या फिर अमेरिका जिसने 1953 में डेमोक्रेसी गिरा दिया, या फिर शाह जिसने डिक्टेटरशिप चलाई, या खोमेनी जिसने ईरान को रिलीजियस स्टेट बना दिया? अंत में बस यही बोलना चाहूँगा, हिस्ट्री हमेशा पावरफुल लोग लिखते हैं। जब तक शेर अपनी कहानी खुद नहीं लिखेगा तब तक शिकारी ही हीरो दिखेंगे। यहाँ ब्रिटेन शिकारी है, खुद को हमेशा पावरफुल दिखाता है और खुद को पीसफुल एंड पीस मेकर बोलता है। आप खुद बताएं ईरान की कहानी में कौन सही कौन गलत? ये डिसीजन मैं नहीं, आप करेंगे।